हेलो एवरीवन, दिस डॉक्टर अनुराग बघेल एंड वेलकम टू नीट 24/7, जहां बच्चों आपको बेस्ट और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है और आपकी सफलता की तैयारी जो कि आप नीट 2023 के लिए कर रहे हैं या 2024 के लिए कर रहे हैं और कभी भी आप देखें। बात यह होती है कि कभी भी हम रिवीजन करते हैं तो हमें लगता है कि यार किसी चैप्टर को हम आधे घंटे, एक घंटे, मतलब आधा घंटा तो बहुत कम हो गया, एक घंटे में कैसे कर सकें। तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है उसके माइंड मैप्स की। माइंड मैप्स की मतलब सारे फॉर्मूले मेरे पास एक साथ हो, शॉर्ट नोट्स एक साथ हो। कई बार हमें शॉर्ट नोट्स बनाना नहीं आता, हम टीचर से कहते हैं कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बना, आप हमें बता दे। तो उस शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाना है, तैयारी कैसे करनी है, इस सारी तैयारी को समझाने के लिए मैं आपके सामने लेके आया हूं माइंड मैप तरीके से 60 मिनट में कंप्लीट चैप्टर, जहां मैं सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगा। और आज का जो मेरा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, या इसी को कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो शुरू करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर को 60 मिनट में अपने को कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे आप मेरे साथ देखिए। शॉर्ट नोट्स कैसे होते हैं आप मेरे साथ देखिए। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना। चलिए शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को बिना डिले करे हुए। अभी तक आप किसी के ख्यालों में खोए हो भैया, तो उन ख्यालों से बाहर आ जाओ, किसी कोने में बैठ जाओ और एक घंटे के लिए बैठना है। अनुराग सर आपको पूरा तहलका मचा देंगे और पूरी कहानी समझा देंगे। चलिए शुरू करते हैं कहानी को, शुरू करते हैं कहानी को। ध्यान दीजिएगा जी। व्हाट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात करते हैं तो एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए सबसे पहले आई थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम, और एटम को आप कभी भी तोड़ मोड़ नहीं सकते, ये उनका कहना था। बस ये दो लॉ पे बेस्ड था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो समझिएगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किस पे बेस्ड थी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किस पे बेस्ड थी, ये बेस्ड थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन पे। किस पे? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन पे। ठीक है, अब समझना ये क्या कहता है। किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन होता है? एटम होता है। एटम होता है, ठीक है। और एटम को आप फर्दर डिस्ट्रक्शन उसका नहीं कर सकते। एटम सबसे स्मॉलेस्ट या अल्टीमेट पार्टिकल होता है, अल्टीमेट पार्टिकल होता है। लेकिन इसके बहुत सारे ड्रॉबैक थे। क्या ड्रॉबैक आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। भाई ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एटम को और तोड़ा नहीं जा सकता। एटम के अंदर भी सबसे सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को ऐसे डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है सर, समझ रहे हो? नोट डाउन करते हुए, नहीं भी चल रहा है नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हमको एक घंटे में करना, चैप्टर बहुत बड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। अगला, पता चल गया कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं, तो लोगों ने डिस्कवरी करना शुरू करी। मतलब डिस्कवरी हुई तभी पता चला कि एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं। तो सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल आपको पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तीन ही फंडामेंटल। इसके अलावा मीजॉन है, बहुत सारे हैं अपने को देखने मिलेंगे, न्यूट्रिनो देखने मिलेंगे, लेकिन हमको मेनली पढ़ना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इसकी डिस्कवरी किसने की थी भैया? इसकी डिस्कवरी करी थी अपने जे थॉमसन साहब ने। किसने की थी भैया? इसकी डिस्कवरी करी थी जे थॉमसन साहब ने। किसमें की थी भैया? सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब में। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है मेरे बच्चे? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 या 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU चार्ज होता है। ठीक है, अब ये चार्ज मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड से निकाला गया था, ये भी लिख दे रहा हूं। ये सारे कंसेप्ट शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं अपन। ये निकाला गया था मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड से, ऑयल ड्रॉप मेथड से, ऑयल ड्रॉप मेथड से, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड से चार्ज को कैलकुलेट किया गया था। मास कितना होता है मेरे बच्चे? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg या 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। ठीक है, ये सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल होता है, आपको दिमाग में बैठा लेना है। ये सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल, सबसे हल्का, हल्का हल्का, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये लाइटेस्ट पार्टिकल होता है। चलिए, अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे की गई? इसकी डिस्कवरी की गई कैथोड रे ट्यूब में। कैथोड रे ट्यूब में, समझना समझना, इसके अंदर हमने कोई ना कोई गैस भरी, कोई ना कोई गैस भरी। मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन गैस भर ली, कोई सी भी गैस भर सकते हो। मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन गैस भर ली। अब मैंने लो प्रेशर रखा और हाई टेम्परेचर रखा। प्रेशर को मेंटेन करने के लिए मेरे बच्चे यहां पे लगा दिया क्या मेरे बच्चे? वैक्यूम पंप। क्या लगा दिया गया? वैक्यूम पंप लगा दिया गया। वैक्यूम पंप लगा दिया गया। वैक्यूम पंप लगा दिया गया। अब अगर आप देखेंगे लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे क्या होगा? हाई वोल्टेज पे क्या होगा? लो प्रेशर और हाई वोल्टेज करीब 10,000 वोल्ट रखा गया था। 10,000 वोल्ट रखा गया था। ध्यान देना मेरे बच्चे, क्या होगा? जैसे कि अपने घरों में 220 वोल्ट का वोल्टेज आता है, तो मेरे बच्चे इतने वोल्टेज पे भी हम देखते हैं कि गैसें आयोनाइज नहीं होती। लेकिन अगर आप देखना वोल्टेज बढ़ा के 10,000 वोल्ट कर दो, इतने वोल्ट पे कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई वायर कटा हुआ है, ये वायर कटा हुआ है तो बगल से इलेक्ट्रिसिटी निकलना, गैसें भी आयोनाइज हो जाएंगी। लेकिन वोल्टेज अगर 10,000 वोल्ट कर देंगे तो गैसें आयोनाइज होने लगेंगे। देखना, अब अगर हाइड्रोजन गैस आयोनाइज हुई, मान लीजिए
तो ये हाइड्रोजन प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाली। चलो ऑक्सीजन गैस ले लेते, ये O2 प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाली, हर कोई इलेक्ट्रॉन निकाल। N2 गैस ले लेते, ये N2 प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाली। आप देखेंगे सब में से इलेक्ट्रॉन निकल ही निकल रहा है। मतलब सर आप अंदर कोई भी गैस ले सकते हो, एनी गैस। मैंने तो हाइड्रोजन लिया था। तो आपको क्या लगेगा, देखो लोगों को क्या लगता था कुछ रे कैथोड से निकलती और एनोड की तरफ जाती, लेकिन होता क्या है, रे कैथोड से नहीं निकल रही है, एक्चुअल में अंदर जो गैस है आयोनाइज हुई, ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब देखना ये क्या होगा, अब देखना क्या होगा मेरे बच्चे, अब देखना क्या होगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन निकले, कैथोड नेगेटिव चार्ज है, इधर तो जाएंगे नहीं, इधर तो जाएंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन सीधी डायरेक्शन में जाते जाते, सीधी डायरेक्शन में जाते जाते पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो कि अपना एनोड है इसकी तरफ गए, इसकी तरफ गए, और यहां जाके टकरा गए, यहां जाके टकरा गए। तो आप देखेंगे जब लो प्रेशर और हाई वोल्टेज होता है, कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेज जाती हैं जिन्हें नाम दिया जाता है कैथोड रे। इन्हीं को क्या नाम दिया जाता है, कैथोड रे नाम दिया जाता है, कैथोड रे नाम दिया जाता है। कैथोड रे बाद में कुछ और पता चला, कुछ और नहीं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। चलिए ठीक है सर, बोलो क्लियर है। चलिए इनकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ध्यान देना, कैथोड रे की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। कैथोड रे ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, डिफ्लेक्टेड बाय, ऑब्वियसली इन पे चार्ज कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, उससे डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। एक और पॉइंट याद कर लेना, ये कैसी निकलती है, परपेंडिकुलर टू कैथोड निकलती है, परपेंडिकुलर टू कैथोड निकलती है। अगर आप कैथोड को देखोगे, कैथोड अगर ऐसा है तो रे ऐसी जाएंगी, ठीक है। वेलोसिटी चेंज जैसे ही आप करोगे, सॉरी वोल्टेज जैसे ही चेंज करोगे, 10,000 से बढ़ा के 20,000 कर दोगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अभी ये 10 की पावर 2 या 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, ऐसी बढ़ते बढ़ते 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड तक भी जा सकती है। तो अगर आप वोल्टेज चेंज करोगे, वोल्टेज चेंज करोगे मेरे बच्चे, तो वेलोसिटी भी बदल जाएगी। आप समझना, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। कैसे पता चला काइनेटिक एनर्जी होती है मेरे बच्चे, जब ये किसी मैटर से टकराती हैं तो काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और मैटर गर्म होने लगता है। अगर बीच में आपने मैटर रख दिया तो हमको पता चलता है इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। दूसरी चीज, अगर बीच में पंखा रख दे, उसको घुमाना शुरू कर देगी, घुमाना शुरू कर देगी, हमें पता चलता है ये रिजिड भी होती है। तो लॉजिक क्या समझ आया सर, कि ये पजेसेस करती हैं काइनेटिक एनर्जी को, ये आयोनाइज गैसों को, गैसों को आयोनाइज कर देती हैं। किसको आयोनाइज कर देती हैं, गैसों को आयोनाइज कर देती हैं, ठीक है। एक और चीज, नेचर ऑफ कैथोड रे, नेचर ऑफ कैथोड रे, नेचर ऑफ कैथोड रे does not depend upon ठीक है। नेचर ऑफ कैथोड डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस। आप कोई भी गैस ले लो, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा, उस पर डिपेंड नहीं करती है। दूसरी चीज, E बाय एम रेशियो, E बाय एम रेशियो, चार्ज इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, मास इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है। चार्ज कितना होता है मेरे बच्चे, आप सभी को पता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है। अगर आपने ये रख दिया तो आपका E बाय एम रेशियो भी कांस्टेंट आपको देखने मिलेगा, 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर kg, ये होता है आपका कांस्टेंट। बोलो कैसा होता है, कांस्टेंट। बोलो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। बोलो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। बोलो क्लियर। और E बाय एम रेशियो भी डज नॉट डिपेंड अपॉन गैस, ये भी गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस। और एक और बात मेरी सुन लो, कानों से सुन लो, अगर आपने सारी गैस इवैक्यूएटेड कर दिया, क्या कर दिया, इवैक्यूएटेड कर दिया, इवैक्यूएटेड कर दिया, तो नो कैथोड रे, कोई भी कैथोड रे नहीं निकलेगी, कोई भी कैथोड रे नहीं निकलेगी। अगर आपने इसको इवैक्यूएटेड कर दिया, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब को, तो कोई भी आपकी कैथोड रे नहीं निकलेगी। प्लीज नोट डाउन कर लो, एक बार साइड हो जाता हूं। 1 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, 1 घंटे में अपने को पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है मेरे बच्चों, समझ रहे हो। चलिए सर, ये हो गया। अब अपने को पता चल गया कैथोड रे कुछ और नहीं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोलो क्या होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अब आते हैं अपन किस पे, प्रोटॉन पे। प्रोटॉन डिस्कवर किसने करा था, अपने गोल्डस्टीन साहब ने डिस्कवर करा था। मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब लीड थी। मॉडिफाइड का मतलब क्या है, यहां पे ले लिया गया परफोरेटेड कैथोड। क्या लिया था, परफोरेटेड कैथोड, मतलब एकदम जाली जैसा कैथोड लिया था, ठीक है। अब याद रखना मेरे बच्चे, प्रोटॉन को एनोड रे भी कहते हैं, एनोड रे भी कहते हैं, या कैनाल रे भी कहते हैं, कैनाल रे भी कहते हैं। समझना, जैसे ही आपने एक ट्यूब ली, वही मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब ली, और अंदर गैस भर ली, मान लीजिए हाइड्रोजन, मान लीजिए हाइड्रोजन गैस भरी। अब देखना क्या हुआ, हाई वोल्टेज आपने लगाया, हाई वोल्टेज लगाया 10,000 वोल्ट के अराउंड, ठीक है, और लो प्रेशर रखा। सेम वही कहानी चल रही है, लो प्रेशर रखा, लो प्रेशर रखा। तो उन्होंने देखा कि कुछ रे एनोड से कैथोड की तरफ भी जाती हैं, कुछ रे एनोड से कैथोड की तरफ भी जाती है। एक्चुअल में क्या होता है देखना,
ठीक है, और जाके टकरा जाती हैं, जाके टकरा जाती हैं। अब समझना, यहां कोई रे टकरा रही है, इसका पता कैसे चलता है? आप ZNS की फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दो, ऊपर भी ऐसे ही था, ZNS की फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दो, अगर कंफर्म करना है फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दो, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दो, तो होगा क्या? होगा क्या रे बच्चा? सोना नहीं है, देखना होगा क्या, होगा क्या? एनोड से कैथोड की तरफ कुछ रे गई तो देखना, ठीक है देखना क्या हुआ होगा। आपने हाइड्रोजन गैस भरी, मान लीजिए हाइड्रोजन डिसोसिएट हुआ मेरे बच्चे H और H में। अब अगर आप हाइड्रोजन को देखोगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन भी निकल गया इतने वोल्टेज पे, तो बचा अंदर क्या? सिर्फ प्रोटॉन। अभी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं है, सिर्फ ये प्रोटॉन बचा, सिर्फ ये प्रोटॉन बचा, सिर्फ ये प्रोटॉन बचा। अब ये प्रोटॉन इधर से इधर जाएगा, समझना मेरे बच्चे, प्रोटॉन टर्म हाइड्रोजन गैस के लिए ही यूज किया जाता है। लेकिन अगर नाइट्रोजन गैस ले ली, नाइट्रोजन का एटम का मास 7 गुना ज्यादा होता है, तो याद रखना प्रोटॉन तो होगा लेकिन उसमें 7 प्रोटॉन होंगे। तो अगर सिंगल प्रोटॉन डिस्कवरी की बात आएगी तो हम किसकी बात करेंगे? हाइड्रोजन गैस की। तो लॉजिक समझना, जब आप हाइड्रोजन गैस लेते हो तो एनोड से कैथोड की तरफ कुछ रेज जाती है, उन्हें हम कहते हैं क्या? उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं एनोड रे, उन्हीं को कहते हैं प्रोटॉन। और प्रोटॉन टर्म किसके लिए यूज होता है? सिर्फ हाइड्रोजन के लिए। याद रखना, प्रोटॉन टर्म किसके लिए यूज होता है? हाइड्रोजन के लिए। दूसरी गैस ले लोगे तो मास बढ़ता जाएगा, मास बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ते जाएंगे। तो लॉजिक समझना, लॉजिक समझना, ठीक है, कि एनोड से कैथोड की तरफ जो रे गई उन्हें नाम दिया गया एनोड रे। एनोड रे कुछ और नहीं, ये क्या है मेरे बच्चे? अल्टीमेटली ये क्या है? अपने प्रोटॉन है। यही तो है अपना माइंड मैप, यही तो है अपना माइंड मैप, ज्यादा लिखना नहीं है। ये भी ट्रैवल कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, बताने की जरूरत नहीं। इनके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगी, प्रॉपर्टी सेम होगी, प्रॉपर्टी सेम होगी। प्रॉपर्टी कैसी होगी? इनकी भी सेम होगी, सेम होगी। जो डिफरेंट होगा वो बताऊंगा। अब समझना, चार्ज, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे था -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इतना ही चार्ज होता है, बस इन पे +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। मास देखो, 1.672 इंटू 10 की पावर -27 kg या 1.672 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। यहां ग्राम होना चाहिए, या ग्राम पाया जाता है, ग्राम पाया जाता है, ग्राम पाया जाता है। ठीक है, अब समझना, समझना मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे अगर आप देखोगे, ठीक है, एनोड रे डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस। ऑब्वियसली सर अलग अलग गैस बदलोगे उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग आएंगे। ठीक है, इसका E/m रेशियो, E/m रेशियो डिपेंड अपॉन किस पे डिपेंड करेगा? ये भी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। ठीक है सर, ये इस तरीके से डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की, इस तरीके से डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की। अब बात करता हूं मैं किसकी? न्यूट्रॉन की। समझ रहा हूं, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी बहुत लेट की गई, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा, देख लेना आप लोग, 1931 में की गई थी, 1931 में, जहां तक मुझे याद है। हुआ क्या था मेरे बच्चे, चैडविक साहब ने, ठीक है, अल्फा पार्टिकल कुछ और नहीं, ठीक है, कुछ और नहीं, हीलियम+2 होते हैं, हीलियम+2 होते हैं। इन्होंने क्या करा, थिन शीट ऑफ बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करा। क्या करा? अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करा। तो उन्होंने देखा कि इन्हें यार कुछ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल सीधे सीधे जाते दिखे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल देखने को मिले। ठीक है, जो एकदम सीधे स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो रहे थे, नीदर डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, नीदर डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने कहा कि यार इन पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो उन्होंने कह दिया न्यूट्रल है, और अगर न्यूट्रल है तो इन्होंने न्यूट्रॉन नाम दिया। तो आप देखना इनका चार्ज कितना देखने मिलता है अपने को? 0 देखने मिलता है। अब मास के बारे में बात करें, इनका मास स्लाइटली ज्यादा होता है प्रोटॉन की तुलना में। देखो 1.674 इंटू 10 की पावर -27 kg, जस्ट 2 की जगह 4 आ गया, या 1.674 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है, और अगर चार्ज अपॉन मास रेशियो निकालेंगे तो कितना देखने मिलेगा? 0 देखने मिलेगा। तो अगर अपन मास के बेसिस पे जमाने की कोशिश करें तो भैया न्यूट्रॉन का मास सबसे ज्यादा, फिर प्रोटॉन का, और फिर इलेक्ट्रॉन का मास होता है। जल्दी आ जाइए। इस तरीके से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। अब हमको पता चल चुका है कि एटम के अंदर, ध्यान देना जी, ये एटम के अंदर, ध्यान देना जी, ये एटम के अंदर, यहां पे न्यूक्लियस में कौन पाया जाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। अब इस एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए और भी मॉडल आए, ध्यान देना, इस एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए और भी मॉडल आए, जो अपने कौन साहब थे?
जे थॉमसन साहब थे, इतने में खुश नहीं हुए, उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए एक और मॉडल दिया, उसे कहते हैं जे थॉमसन मॉडल या थॉमसन एटॉमिक मॉडल। उनका क्या कहना था, इसी को बोलते हैं मेरे बच्चे वाटरमेलन मॉडल, इसी को बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, इसी को बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, इसी को बोलते हैं रेजिन पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल। जैसे केक में पुडिंग होती है ना प्लम की, ठीक है, प्लम में जैसे पुडिंग होती है बीज की, रेजिन की पुडिंग केक में होती है, वैसे ही सेम है वाटरमेलन मॉडल। अब क्यों कहते हैं इसको समझना, उनका कहना था यार देखो ये जो ब्लैक सीड होता है वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन छोड़ दो जितना भी रेड पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा कोई एटम, ठीक है, ऐसा कोई एटम पॉसिबल हो सकता है। तो ड्रॉबैक क्या है इसका, ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक क्या भैया, स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताता। किसके बारे में नहीं बताता, स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताता, स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताता। ऐसा एटम स्टेबल ही नहीं होगा कि जो सीड है वो ब्लैक कलर के वो इलेक्ट्रॉन हो गया और बाकी बचा हुआ रेड पार्ट पॉजिटिव चार्ज हो गया, ऐसा कभी भी एटम स्टेबल हो ही नहीं सकता। दिस इज थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ये कैसा हो गया, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल हो गया। चलिए अगली कहानी समझना। नाउ सर अगला मॉडल आया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसी से न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी होगी, ध्यान देना। इन्होंने भी क्या करा, बम्बार्ड करा अल्फा पार्टिकल को ऑन गोल्ड फॉइल। इन्होंने क्या ले लिया, एक ऐसी गोल्ड फॉइल ले ली, एक ऐसी गोल्ड फॉइल ले ली, ठीक है, और उस पे अल्फा पार्टिकल, यहां कोई रेडियो एक्टिव सोर्स ले लिया, मान लीजिए रेडियम ले लिया, रेडियम ले लिया, और यहां से अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करे, ये अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करे, अल्फा पार्टिकल इन्होंने बम्बार्ड करे। अब इन्होंने क्या कहा कि यार जैसे ये एटम है मान लीजिए, तो ये क्या कहते हैं, मान लीजिए देखना देखना मैं जस्ट बता रहा हूं, ये एक एटम है गोल्ड फॉइल में, गोल्ड बहुत पतला होता है मेरे बच्चे, बहुत ठीक है मेलिएबल होता है, इसलिए गोल्ड को लिया। वो कहते हैं मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं। देखना जब इन्होंने गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करा तो क्या ऑब्जर्वेशन देखा, क्या ऑब्जर्वेशन देखा रे लल्ला, इन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। ओ मोरी मैया, ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल सम, देखो यही तो शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका है, कुछ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अब देखना अल्फा पार्टिकल भी +2 चार्ज वाले हैं, तो ये देखना जो एकदम इधर पास पास पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होता है, जो पास आए वो डिफ्लेक्ट होगा, जो पास आए वो डिफ्लेक्ट होगा। कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल डिग्री से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, स्मॉल डिग्री से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और करीब 20,000 पार्टिकल जब बम्बार्ड करे उसमें से एक पार्टिकल उनको ऐसा दिखा कि मान लीजिए ये अल्फा पार्टिकल सीधा सीधा जा रहा है और न्यूक्लियस से टकराया तो वापस आ जाएगा। करीब 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक होके वापस आ गया, करीब 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक होके वापस आ गया। अब ये ऑब्जर्वेशन के बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचे, वो कंक्लूजन पे पहुंचे, वो कहते हैं कि यार एटम के अंदर अगर मैं किसी गोल्ड का एटम देख रहा हूं तो उसके अंदर सारा स्पेस लगभग 99 या ये मान के चल लो 95% या 98% स्पेस कैसा है, खाली है, मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज बहुत ही छोटी जगह में, उनको कैसे पता चला पॉजिटिव चार्ज बहुत ही छोटी जगह में केंद्रित है, उनको ऐसे पता चला अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव और बीच से कोई टकरा के आ रहा है, मतलब कोई रिजिड और पॉजिटिव चार्ज पार्ट बीच में है, तो उन्होंने कहा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड सेंटर में, सेंटर में, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है सेंटर में। उन्होंने इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूक्लियस नाम दिया और कहा कि न्यूक्लियस बहुत रिजिड है। क्यों रिजिड है, जब हम बॉल को मारते हैं दीवार पे तो टकरा के हमारे हाथ में जब आती है तो हमको पता चलता है दीवार रिजिड है, लेकिन चद्दर में मारोगे तो बॉल टकरा के वापस नहीं आएगी। तो अगर कोई चीज रिजिड होगी तभी टकरा के वापस आ रहा है, मतलब न्यूक्लियस में कोई ना कोई चीज रिजिड है, तो न्यूक्लियस रिजिड है और उन्होंने उसे डिस्कवरी करी न्यूक्लियस की। अब समझना बढ़िया है मॉडल, बढ़िया है मॉडल, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई, लेकिन ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक क्या है, ये भी स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताता, ठीक है। दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो कोई बात ही नहीं करी, बोला बीच में न्यूक्लियस है लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, जैसे कि आज अपने को पता है पहली साल में, एकदम कहानी सुनते चलना, 1 घंटे में पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट लेक्चर है नीट के एक दिन पहले। उनका कहना है यार जैसे आज हमको पता है पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 8, तीसरी शेल में 8 ऐसे इलेक्ट्रॉन होते, उन्होंने कोई बात नहीं करी। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, कोई बात नहीं करी। अभी हम आगे देखेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसके बारे में कोई बात नहीं करी। और ये डज नॉट ओबे मैक्सवेल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसका मतलब क्या है, वो कहते हैं जैसे जैसे मान लीजिए ये सन है, इसके आसपास देखना, इसको रेड कलर से लिख दे रहा हूं, ये सन है, जैसे सन के आसपास अर्थ रिवॉल्व करती है, रिवॉल्व करती है, रिवॉल्व करती है, रिवॉल्व करती है, वैसे ही वो कहते हैं मेरे मॉडल को देखो, देखो जरा देखो,
ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अरे गधे इंसान, यहां पे कोई चार्ज ही नहीं होता, कोई चार्ज ही नहीं होता, इसीलिए अर्थ कभी कोलैप्स नहीं करती है। लेकिन जब बेटा कोई चार्ज पार्टिकल अपोजिट चार्ज पार्टिकल के अराउंड घूमता है, समझना यहां पे कोई चार्ज नहीं है, कंपैरिजन कर दिया, ठीक है, बोले वहां ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अरे गधे, मतलब गधे नहीं, बहुत ब्रिलियंट आदमी थे, इतनी काम करे, लेकिन मैं बता रहा हूं, समझो, तुम लोग गधे हो। अरे भैया, जब कोई अपोजिट चार्ज पार्टिकल के अराउंड कोई पार्टिकल रोटेट करता है, वो अपनी एनर्जी लूज करता है और धीरे 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 यहां जाके न्यूक्लियस में कोलाइड हो जाएगा। तो ये जो मैक्सवेल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, इसके बारे में भी ये कुछ नहीं बता पाई। ये सारी लाइन्स एनसीईआरटी में लिखी है, ये सारी लाइन्स एनसीईआरटी में लिखी है। ये था रदरफोर्ड का मॉडल और उसके ड्रॉबैक, एक पेज में कहानी खत्म। इतना पढ़ लोगे, कहानी में मजा आ जाएगा, मजा 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 मजा। अपन पढ़ाते हैं, धुआंधार कर देते हैं, धुआं मचा देते हैं, आग लगा देते हैं। जल्दी आओ, क्लियर है? ठीक है, चलो, इन सारी कमियों को पूरा करने के लिए आ रहे हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब समझना बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या है। नील बोहर साहब बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे। इनका कहना है, देखो भाई, कभी ऐसा नहीं होगा कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ठीक है, तो वो एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। ऑर्बिट फिक्स होंगे, ठीक है, जैसे धरती का ऑर्बिट फिक्स है ना, जुपिटर का ऑर्बिट फिक्स है ना, मार्स का ऑर्बिट फिक्स है ना, प्लूटो का ऑर्बिट फिक्स है ना। तो वो भी यही कहते हैं कि यार बोहर्स एटॉमिक मॉडल में ये कहते हैं कि यार इलेक्ट्रॉन हमेशा फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ठीक है, या फिक्स शेल में रिवॉल्व करेगा, या फिक्स एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करेगा, और खुद ने बताया तो अपने नाम पे इनको बोहर्स के ऑर्बिट भी नाम दे दिया। वो कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ये अगर मान लीजिए यहां रिवॉल्व कर रहा है, जब तक रिवॉल्व कर रहा है ये एनर्जी लूज नहीं करेगा, ठीक है, याद रखना। वो फिक्स ऑर्बिट में, अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन डू नॉट लूज एनर्जी इन फिक्स ऑर्बिट। अब वो क्या क्या कहते हैं, ध्यान देना। अब यहां पे क्या क्या बताते हैं बड़े ब्रिलियंट साइंटिस्ट। वो बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसकी वेलोसिटी भी होगी, इस ऑर्बिट की कुछ ना कुछ रेडियस भी होगी, ठीक है, इस ऑर्बिट की कुछ ना कुछ एनर्जी भी होगी, ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एंगुलर मोमेंटम भी होगा। तो उन्होंने किसके बारे में बताया, ठीक है, जैसे धरावी होता है ना, उन्होंने 4 चीजों के बारे में बताया। इरावी, ये छोटे छोटे तरीके अनुराग सर के याद रखना। इरावी, ई मतलब एनर्जी, आर मतलब रेडियस, ए मतलब एंगुलर मोमेंटम, वी मतलब वेलोसिटी, ठीक है, या वीरा भी समझ, वीरा नाम से भी याद रख सकते हो। इरावी अगर टफ लग रहा है तो वीरा नाम से भी याद रख सकते हो। इन्होंने किसके बारे में बताया, वेलोसिटी, एनर्जी, रेडियस और हे वीरे बोलते हैं ना, रेडियस और एंगुलर मोमेंटम के बारे में। छोटी छोटी चीजें याद रखना, ठीक है सर। तो ध्यान देना, एनर्जी, रेडियस, एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी, इनके डेरिवेशन होते हैं। डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ध्यान देना। जब कोई इलेक्ट्रॉन, जब कोई आया था, नजरों पे छाया था, ऐसा समा आया था, कैसे मैं बताऊं तुझे, कैसा तड़पा आया था, ठीक है। जब कोई इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से रिवॉल्व करता है, ठीक है, मास m है इलेक्ट्रॉन का, मान लीजिए r रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम mvr nh/2π के बराबर होता है। जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ शेल है, और शेल कभी भी 0 नहीं हो सकते। अगर पहली शेल है मेरे बच्चे, तो एंगुलर मोमेंटम 1h/2π होगा। अगर दूसरी शेल है तो 2h/2π होगा, 2h/2π होगा। अगर तीसरी शेल है तो 3h/2π होगा। ये बोलते हैं कि एंगुलर मोमेंटम के बारे में बता रहा है, ठीक है। दूसरा, वो बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो किसी भी, मान लीजिए जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो किसी भी ऑर्बिट की फिक्स रेडियस होती है, रेडियस का फॉर्मूला उन्होंने क्या बताया, 0.53 × n²/z, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ शेल है, और आपका z क्या है, एटॉमिक नंबर। अलग अलग एलिमेंट है, उनका एटॉमिक नंबर है, ठीक है सर। 0.53 × n²/z, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसकी टिपिकल वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2.2 × 10⁶ z/n मीटर पर सेकंड में। और जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है मेरे बच्चे, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, जो कि होती है 13.6 × z²/n²। उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है -2 इंटू पूरा का पूरा सेम है, और जब इनको सम करते हैं हमारे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आता है -13.6 × z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जूल में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है।
ठीक है, अब रिलेशन क्या है समझ गए? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, और रिलेशन आता है पोटेंशियल एनर्जी -2 टाइम्स है काइनेटिक एनर्जी के। बिल्कुल सही है सर, देख सकते हो आप, 2 गुना ज्यादा है तो हमने -2 लगाया। और पोटेंशियल एनर्जी, और अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो देखो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी दोनों निगेटिव है, लेकिन दोनों को बराबर करने के लिए टोटल एनर्जी में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इनके बीच का रिलेशन है, प्लीज नोट डाउन करो, प्लीज नोट डाउन करो बेबी, नोट डाउन, नोट डाउन, नोट डाउन, हो गया नोट डाउन। चलो अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट, ध्यान दीजिएगा जी, अगला कंसेप्ट। ठीक है, अब बात करते हैं, अब यहां पे एक चीज बता दे रहा हूं, एक चीज बता दे रहा हूं। अब क्या हुआ, ठीक है, ध्यान देना, बोहर एटॉमिक मॉडल जैसे ही आया, ठीक है, टोटल एनर्जी के बारे में एक चीज देख लो, ये चीज याद कर लो, टोटल एनर्जी के बारे में एक चीज याद कर लो। ठीक है, उनका कहना है टोटल एनर्जी का, टोटल एनर्जी का कहना है, ध्यान देना जी, टोटल एनर्जी का क्या कहना है कि यार मान लीजिए हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें। हाँ, एक और लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल, लिमिटेशन भी देख लो, लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल, लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल, ये सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉन एप्लीकेबल ऑन यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, सिर्फ यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे ही एप्लीकेबल है। जैसे H+ हाइड्रोजन हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम प्लस हो गया, हीलियम प्लस हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम +2 हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम +3 हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। दूसरा, टोटल एनर्जी के बारे में अगर बात करूं, चलो हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल, मैं फॉर हाइड्रोजन देखता हूं, फॉर हाइड्रोजन देखता हूं, निकालना टोटल एनर्जी -13.6 इंटू जेड कितना है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 अपन पहली शेल में बात कर रहे हैं। पहली शेल में अगर मैं देखूं, शेल नंबर 1 में, शेल नंबर 1 में, ठीक है, शेल नंबर 1 में तो कितनी एनर्जी आई -13.6। देखो अब अगर मैं ऑर्बिट 2 में या शेल 2 में बात करूं तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी, टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा -3.4। चलो अगर थर्ड शेल में बात करूं, थर्ड शेल में बात करूं, थर्ड शेल में बात करूं तो कितनी आ जाएगी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर -1.85 -13.6 -3.4 -1.85। एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन करके, ठीक है इतना। चलो तो अपन देखते हैं, देखते हैं यहां पे, देखते हैं यहां पे, सॉरी 1.51 होगा, ये 1.851 होगा, 1.51 होगा, देखना एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेशन करके, ये वैल्यू याद रख लेना। और अगर मैं फोर्थ शेल के बारे में बात करूं, फोर्थ शेल के बारे में बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.85, 0.85। तो आप देखना अगर ये मेरा पहली शेल, ये दूसरी शेल, ये तीसरी शेल और ये चौथी शेल है, तो यहां पे -13.6, यहां पे -3.4, ठीक है, यहां पे 1.85, 1.85 और यहां पे सॉरी 1.51 यार, 1.51 और यहां पे 0.85। तो आप देखना न्यूक्लियस से दूर जैसे जैसे जा रहे हैं टोटल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, टोटल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे अपना बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या होता है, यहां पे अपना बोहर का एटॉमिक मॉडल कंप्लीट होता है। क्या होता है, बोहर का एटॉमिक मॉडल कंप्लीट होता है। ठीक है, इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी भैया, अगर इतना नोट डाउन कर लिया तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने देख लिया बोहर एटॉमिक मॉडल, अभी तक हमने कौन कौन से मॉडल निपटा दिए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को निपटाया, हमने किसको निपटाया भैया, हमने थॉमसन के एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल, बोहर के एटॉमिक मॉडल को निपटाया। अब ध्यान देना, ध्यान देना, हुआ क्या मेरे बच्चे, हुआ क्या। जैसे आप बोहर का एटॉमिक मॉडल देख रहे थे, बोहर का एटॉमिक मॉडल देख रहे थे, कहानी ये थी कि यहां पे 2-3 चीजें अभी फ्यूचर में आगे बढ़ी और आप लोगों को यह पता चला कि ध्यान देना, जब भी उन्होंने क्या कहा कि जब भी कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, v वेलोसिटी से ट्रेवल करता है, तो आप जानते हैं वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन बदलने के साथ वेलोसिटी बदल जाती है और चेंज इन वेलोसिटी कहलाती है मेरे बच्चे, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम कहलाती है एक्सेलरेशन। अब आप एक बात समझिए,
अब आप लोग एक बात समझिए, ठीक है, कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, क्या बोल रहा हूं, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन में आ गया, तो कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल तीन चीजें प्रोड्यूस करता है, तीन चीजें प्रोड्यूस करता है। क्या क्या प्रोड्यूस करता है समझना, एक प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, और एक प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अब ध्यान देना, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा, और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मान लीजिए इधर मैंने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड को, इधर मैंने बना दिया मैग्नेटिक फील्ड जिसको बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इधर दिस इज द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दिस इज द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ड्यूअल बिहेवियर शो करता है। बोलो कैसा बिहेवियर शो करता है, ड्यूअल बिहेवियर, दोगलापन ड्यूअल बिहेवियर शो करता है। क्या शो करता है मेरे लल्ला, ड्यूअल बिहेवियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूअल बिहेवियर, इसका मतलब है पूरी एनसीईआरटी छान डालेंगे हम 1 घंटे के अंदर में। ड्यूअल बिहेवियर का मतलब है ये वेव जैसा भी बिहेव करेगा और पार्टिकल जैसा भी, वेव जैसा भी और पार्टिकल जैसा भी। जैसे कि आप मेरा नेचर देख के जान सकते हैं कि हो सकता है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ऐसा दुष्ट मानुस हूं, लेकिन ऐसा दुष्ट नहीं हूं। मेरे अंदर भी दो तरीके, पढ़ाते टाइम मैं दुष्ट रहता हूं, चिल्लाता हूं, लेकिन ऐसा हर दिन तो चिल्लाता ही नहीं रहता हर किसी, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो ये ड्यूअल बिहेवियर शो करता है। लॉजिक सुनना, ये वेव जैसे भी बिहेव करेगा और पार्टिकल जैसे भी। वेव नेचर के बेसिस पे हम क्या क्या समझाते हैं, डिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ वेव फ्रॉम ऑब्स्टेकल, इसे डिफ्रैक्शन कहते हो। इंटरफेरेंस मतलब दो अलग अलग वेव का मिलके एक नई वेव बनाना, इंटरफेरेंस। नाउ पार्टिकल नेचर के बेसिस पे हम क्या क्या समझाते हैं, इसके बेसिस पे हम समझाते हैं सर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है सर, ठीक है। दूसरा हम समझाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये अपने सिलेबस में भी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा हम समझाते हैं सर हीट कैपेसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, हीट कैपेसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, हीट कैपेसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और चौथा हम समझाते हैं सर, चौथा हम समझाते हैं, क्या समझाते हैं सर, चौथा हम समझाते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो कि हमारा क्या नहीं समझा पा रहा था, रदरफोर्ड नहीं समझा पा रहा। चौथा हम समझाते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये बोहर साहब ने जब अपना मॉडल दिया, बैकग्राउंड में ये स्टोरीज चल रही थी, बैकग्राउंड में मतलब ये भी रिसर्च चल रही थी। अब हम देखने जा रहे हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बोलो क्या देखने जा रहे हैं, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। इसके बारे में मैक्सवेल ने बताया, इसके बारे में किसने बताया, मैक्सवेल ने बताया। मैक्सवेल साहब क्या कहते हैं, ध्यान देना भाई, कि यार वेव मतलब क्या है। देखो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ड्यूअल बिहेवियर शो करता है, समझना। उसमें वेव नेचर का मतलब क्या है, वेव नेचर का मतलब है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी। बोलो क्या मतलब है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी का कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, तो समझना कि वेव नेचर का मतलब क्या, देयर इज इट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी। और ध्यान देना मेरे बच्चे, जब भी हम वेव नेचर देखेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर में हमें दो पहलू देखने मिलते हैं। वेव के दो पहलू होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दो पहलू होते हैं। ध्यान देना, ध्यान देना, इनके पास या तो सर वेवलेंथ होती है और इनके पास फ्रीक्वेंसी होती है। आप अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जानते होंगे, ध्यान देना, ध्यान देना। और इनके बीच का रिलेशन देखना, इनके बीच का रिलेशन देखना, ध्यान देना। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन है, लैम्डा मतलब वेवलेंथ और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। 1 घंटे में सब करा दूंगा, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ध्यान देना, इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, जहां पे C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है मेरे बच्चे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये फिक्स है। सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसी से ट्रेवल करते हैं। जैसे आप लोग जो अपने विजिबल लाइट देख रहे हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, गामा रे देखते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एक्सरे देखते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और ये सारे इतनी स्पीड से ट्रेवल करते हैं। दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो, याद रखना, दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो। और यहां से आपको क्या पता चला, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब ध्यान देना, मैं एक साइड आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी, इधर साइड में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी, और एक साइड दिखाने की कोशिश कर रहा हूं वेवलेंथ, एक साइड दिखाने की कोशिश कर रहा हूं वेवलेंथ। अब ध्यान देना जी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ध्यान देना, जैसे गामा रे की फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हो 10⁻24, फिर आता है एक्सरे, फिर यूवी रे, फिर विजिबल,
ये हो गया अपना विजिबल पोर्शन, विजिबल पोर्शन, विजिबल पोर्शन। फिर आता है मेरे बच्चे कौन, इंफ्रारेड। विजिबल में क्या होता है, विबग्योर, आपको पता होना चाहिए। विजिबल में वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड पे खत्म होता है। वॉयलेट के पहले वाला अल्ट्रा वॉयलेट, रेड के बाद वाला इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव। देखना लॉन्ग रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, लेकिन कभी भी आप लोग सुनना, जो भी विजिबल के पहले वाले, जो भी विजिबल के पहले वाले कौन है, जो भी विजिबल के पहले वाले कौन कौन है, विजिबल के पहले वाले आप लोगों को ये देखने मिल रहा होगा, ये जो भी विजिबल के पहले वाले हैं, ये सारे कैसे हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन है। सारे कैसे हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन। सारे कैसे हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन है। सारे कैसे हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन है। जो भी विजिबल के पहले आयोनाइजिंग रेडिएशन, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं मेरे बच्चे। इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है, डीएनए को तक भी डैमेज कर सकते हैं। अब ध्यान देना, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है मेरे बच्चे, तो इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। इनकी वेवलेंथ कैसी होती है, बहुत कम होती है, या माइनस में होना चाहिए था। वेवलेंथ कैसी होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत कम होती 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 है। ये माइनस में होना चाहिए था, माइनस में होना चाहिए था। और इधर जाने पे वेवलेंथ बढ़ती जाती है। आप देख सकते हैं लॉन्ग रेडियो वेव की वेवलेंथ 10⁸ है। ये है अपना, ये जो आपको देखने मिल रहा है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये क्या है अपना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये, क्या है अपना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। प्लीज नोट डाउन कर लो, ये अपना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। प्लीज नोट डाउन कर लो। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। बढ़े आगे, बढ़ जाएं आगे। चलो अगली कहानी समझना, अगली कहानी समझना। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसकी यूनिट देखना, यूनिट देखना। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है मेरे बच्चे, हर्ट्ज या पर सेकंड होती है। वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, वेवलेंथ कुछ और नहीं, लेंथ ही है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। और इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, C = न्यू लैम्डा। ठीक है, एक कंसेप्ट आता है वेव नंबर का। वेव नंबर क्या होता है, न्यू बार = 1/λ। वेव नंबर क्या होता है, न्यू बार = 1/λ। ठीक है सर, ये क्लियर हो गया सर, ये अपने को क्लियर हो गया सर। क्या क्लियर हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब वेव नेचर के बेसिस पे हम क्या क्या समझा सकते हैं, डिफ्रैक्शन समझा सकते हैं, बेंडिंग ऑफ वेव फ्रॉम ऑब्स्टेकल, और दूसरा इंटरफेरेंस। दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की वेव है, मिलके एक वेव बना सकती है। लेकिन सर अब हम देखने जा रहे हैं पार्टिकल नेचर। क्या देखने जा रहे हैं, पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर के बेसिस पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, ऐसी बॉडी या ऐसी परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले और सारे रेडिएशन को इमिट भी करे, उसे ब्लैक बॉडी कहते हैं। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। ठीक है, सबसे पहले पार्टिकल नेचर में प्लांक की क्वांटम थ्योरी। जैसे वेव नेचर में आपने देखा था लाइट का या एनर्जी का कंटिन्यूअस फ्लो होता है, प्लांक की क्वांटम थ्योरी कहती है, प्लांक की क्वांटम थ्योरी हमको क्या कहती है कि एनर्जी ट्रैवल इन पैकेट फॉर्म, पैकेट या बंडल फॉर्म। ठीक है, और इन पैकेट या बंडल को हम कहते हैं मेरे बच्चे क्वांटा। क्या कहते हैं, क्वांटा। और इन केस ऑफ लाइट इनको नाम दिया जाता है फोटोन। इन केस ऑफ लाइट इनको क्या नाम दिया जाता है, फोटोन नाम दिया जाता है। इनको या तो क्वांटा कहते हैं या फोटोन कहते हैं। अगर लाइट के बारे में, विजिबल लाइट के बारे में इनको फोटोन कहते हैं, नहीं तो इनको क्वांटा कहते हैं। अब हम पार्टिकल नेचर के बारे में जा रहे हैं। ये क्या कहता है कि एनर्जी बंडल के फॉर्म में जाती है। ये एक एनर्जी का बंडल है, 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 ये एक एनर्जी का बंडल है। एनर्जी कंटिन्यूअस फॉर्म में ना जाके बंडल के फॉर्म में जाती है। और जो एनर्जी होती है फोटोन की, किसकी एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन या क्वांटम, क्वांटा, एनर्जी ऑफ फोटोन या क्वांटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, एक कांस्टेंट आया जिसे हम कहते हैं प्लांक कांस्टेंट। क्या कहते हैं, H = अपना है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू सभी लोग याद करना और यूनिट भी याद करना, 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, और आपको पता है C = क्या होता है, C = क्या होता है, न्यू लैम्डा होता है। तो न्यू की जगह आप क्या रख सकते हो, न्यू की जगह क्या रख सकते हो, C/λ भी रख सकते हो। तो न्यू की जगह C/λ रखा तो हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन या क्वांटा आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। अब समझना, पार्टिकल नेचर अपन देख रहे हैं। ठीक है, इसमें अब हम देखने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखें, नोट डाउन करते हुए चल रहे हो। अब हम देखने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाम में समझना, नाम में ही काम छुपा होता है। फोटो मतलब फोटोन, फोटो मतलब फोटोन,
जब कोई फोटोन गिरेगा, और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन, और जब कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फोटोन के गिरने से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाए उसे नाम दिया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, लाइट में बंडल ऑफ एनर्जी गिरे, ये लाइट है, किसी मेटल की सरफेस पे गिरी, ये कोई मेटल की सरफेस पे, जब इस पे लाइट गिरी, मान लीजिए ये मेटल की सरफेस है, ठीक है, जब कोई फोटोन आया और इलेक्ट्रॉन निकला, फोटोन के आने से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इसे नाम दिया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसे क्या नाम दिया जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ध्यान देना, हो सकता है जब ये फोटोन गिर रहा है, जब कोई आया था, नजरों पे छाया था, ऐसा समा आया था, तुम्हें क्या बताऊं मैं, फोटोन गिरा, इसकी एनर्जी हुई h न्यू, या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, इसकी एनर्जी हुई hc/λ, सॉरी, इसकी एनर्जी हुई h न्यू या इसकी एनर्जी हुई hc/λ। अब मेटल के पास भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर उसके बराबर फ्रीक्वेंसी आ रही है तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मेटल के पास भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसे नाम देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या वेवलेंथ होती है, जिसे अपन नाम दे देते हैं मेरे बच्चे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ λ0। ठीक है, अब ध्यान देना क्या हुआ, जब फोटोन गिरा उसकी एनर्जी h न्यू है, तो ध्यान देना मेरे बच्चे, हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव नेचर के बेसिस पे क्यों नहीं समझा सकते। सबसे पहले क्या होता, अगर वेव नेचर के बेसिस पे समझाते, मैं जस्ट यहां पे एक बता रहा हूं, अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव नेचर के बेसिस पे समझाते, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है मेटल की सरफेस पे, ये एनर्जी आई, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता और फिर निकलता, थोड़ा सा टाइम गैप देखने मिलता, लेकिन हम पार्टिकल नेचर के बेसिस पे समझा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन है और ये फोटोन एनर्जी का बंडल आया, ठीक है, ऐसे बॉल देखना, एक बॉल दूसरे से टकराई, जैसे ही फोटोन से टकराया इलेक्ट्रॉन तुरंत भाग गया, नो टाइम गैप। तो साइंटिस्ट लोगों ने जब देखा तो पता चला कि यार हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सिर्फ पार्टिकल नेचर के बेसिस पे समझा सकते हैं, ठीक है, इसको वेव नेचर के बेसिस पे नहीं समझा सकते, क्योंकि सर स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन और इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई टाइम गैप नहीं पाया जाता। इसके बेसिस पे समझाते तो टाइम गैप देखने मिलता, जो कि होता नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जब फोटोन टकराया और इलेक्ट्रॉन निकला, तो नो टाइम लैग, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, नो टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। कितने फोटोन निकलेंगे किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। अब ध्यान देना, मेटल के पास भी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसे अपन नाम देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मैंने अभी बताया था, और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन या लाइट न्यू है और वो कम है, किसकी तुलना में, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की तुलना में, तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। अगर, ये तो फिजिक्स में ही पढ़ोगे, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बराबर है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, बिल्कुल जस्ट होगा। फोटोन जैसे ही टकराएगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ज्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की तुलना में, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होगा और इलेक्ट्रॉन भगेगा भी और उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज नोट डाउन करो, प्लीज नोट डाउन करो, प्लीज नोट डाउन करो, ठीक है, ठीक है। अब चलो ध्यान देना, इसको समझाने के लिए आइंस्टीन साहब ने एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी। तो ध्यान देना, अगला हम देखने जा रहे हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। वो क्या कहती है, ध्यान देना, ये होता है एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। मेटल के पास एक वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन जिसे W0 से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क फंक्शन W0 से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, यह है आइंस्टीन साहब ने यहां भी योगदान दिया। आइंस्टीन साहब का योगदान देखना क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन h न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ mv²। या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, या सर अगर मैंने इसको hc/λ
इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ये आपका आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होता है। क्या होता है? आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है। बोलो क्लियर है? ये आपकी आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है। बोलो क्लियर है? ये आपकी आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है। बोलो क्लियर है? ये आपकी आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है। बोलो क्लियर है? बढ़े आगे, बढ़ जाएं आगे, ध्यान देना। अब आती है कहानी अपनी, ठीक है। इसके बाद हीट कैपेसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। चार चीजें मैंने बताया था, आप समझा सकते हो, ठीक है। और चौथा है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। उसमें हम देखने जा रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। किसको देखने जा रहे हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। किसको देखने जा रहे हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। ध्यान देना जी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का डायग्राम एनसीईआरटी में ऐसा बना। व्हाट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? आप हाइड्रोजन गैस लीजिए, मान लीजिए ये आपने हाइड्रोजन गैस लिए अंदर, और आप उसे इलेक्ट्रिक आर्क की प्रेजेंस में गर्म करिए। इलेक्ट्रिक आर्क आप कैथोड लगा दीजिए और इलेक्ट्रिक आर्क की प्रेजेंस में उसे गर्म करिए। ऑब्वियसली सर हाइड्रोजन डिसोसिएट होगी। किसमें डिसोसिएट होगी? एच में डिसोसिएट होगी। और ये H को जब आप देखोगे, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है सर? एक्साइट होकर कहीं भी जा सकता है। बहुत सारी नंबर ऑफ शेल है, ठीक है। एक्साइट हुए, जब तक एनर्जी मिली तब तक एक्साइट हुए। जब ये वापस आएंगे तो एक रेडिएशन छोड़ेंगे, वापस आएंगे तो एक रेडिएशन छोड़ेंगे, तो हमें एक स्पेक्ट्रम देखने मिलता है। ऐसा स्पेक्ट्रम, ध्यान देना, इस स्पेक्ट्रम को मैं अपने शब्दों में बना के दिखा रहा हूं। इस स्पेक्ट्रम को मैं अपने शब्दों में बना के दिखा रहा हूं। इस स्पेक्ट्रम को मैं अपने शब्दों में बना के दिखा रहा हूं। ध्यान देना जी, ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, गोल वाली शेल है, इनको ऐसे दिखा रहा हूं। दूसरी शेल, ठीक है, ये तीसरी शेल, ठीक है, ये चौथी शेल, ठीक है, ये पांचवी शेल, ठीक है, लाइंस के बीच का गैप कम हो रहा है, ये छठवीं शेल। अब ध्यान देना, ध्यान देना, अगर इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये मैं n इज इक्वल टू 1 लिख रहा हूं। नंबर ऑफ शेल क्या है? 1 है अपनी। नंबर ऑफ शेल 1 है, नंबर ऑफ शेल 2 है, नंबर ऑफ शेल 3 है, नंबर ऑफ शेल 4 है, नंबर ऑफ शेल 5 है, नंबर ऑफ शेल 6 है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके, मान लीजिए सेकंड से एक्साइट होके फर्स्ट, सॉरी डी एक्साइट होके फर्स्ट पे गिरा, या थर्ड से एक्साइट होके फर्स्ट पे गिरा, या फोर्थ से एक्साइट होके फर्स्ट पे गिरा, या फिफ्थ से एक्साइट होके फर्स्ट पे गिरा, या सिक्स से डी एक्साइट होके फर्स्ट पे गिरा, इसे हम कहते हैं, हमें पहली सीरीज देखने मिली लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज, अगर हर कोई आके पहले पे गिरेगा तो हमको अलग अलग सीरीज भी इसमें देखने मिलती है। पहली सीरीज को अपन नाम देते हैं लाइमन सीरीज। चलिए ठीक है सर, ध्यान देना सर। अगला सर, अगला सर, अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके, कहीं से भी डी एक्साइट होके, नंबर इनफाइनाइट शेल होती है, दूसरे पे गिर रहा है। किस पे गिर रहा है? दूसरे पे गिर रहा है। किस पे गिर रहा है? दूसरे पे गिर रहा है। इसे हम बोलते हैं बामार सीरीज। इसे हम क्या बोलते हैं? बामार सीरीज, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? बामार सीरीज। लाइमन सीरीज हमको मिलती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। ये अकेली सीरीज है जो कि विजिबल रीजन में मिलती है। बोलो किस, कौन सी रीजन मिलती है? विजिबल रीजन में, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन, अब ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन अगर डी एक्साइट होके, ठीक है, डी एक्साइट होके किस पे गिर रहा है? 3 पे गिर रहा है। यहां गिरा, यहां गिरा, या यहां गिरा। अगर 3 पे गिर रहा है, लाइमन बामर, इसे बोलेंगे पाश्चन सीरीज। बोलो क्या बोलेंगे? पाश्चन सीरीज। बोलो क्या बोलेंगे? पाश्चन सीरीज। ये मिलती है हमें इंफ्रारेड पे। किस पे मिलती है? इंफ्रारेड पे। चलो अगर 4 पे गिर रहा है, 4 पे गिर रहा है, ध्यान देना, 4 पे गिर रहा है, 4 पे गिर रहा है, 4 पे गिर रहा है। एक और लाइन बना देता हूं, एक और लाइन बना देता हूं, ठीक है। 4 पे गिर रहा है, अगर 4 पे गिर रहा है, लाइमन बामर पाश्चन, इसे बोलेंगे ब्रैकेट सीरीज। बोलो क्या बोलेंगे? ब्रैकेट सीरीज बोलेंगे। अगर 5 पे गिर रहा है, अलग कलर से दिखाता हूं, और अलग कलर से दिखा रहा हूं। अगर 5 पे गिर रहा है, लाइमन बामर पाश्चन, ब्रैकेट, ये फुंड, ये है फुंड सीरीज। कौन सी सीरीज है? फुंड सीरीज। कौन सी है? फुंड। और अगर सर ये किस पे गिर रहा है? अल्टीमेटली अगर ये किस पे गिर रहा है? 6 पे गिर रहा है, ठीक है। इनफाइनाइट से भी, इनफाइनाइट से भी 6 पे गिर सकता है, 6 पे गिर सकता है। ये अपनी होगी हम्प्रे सीरीज, हम्प्रे सीरीज, हम्प्रे सीरीज, हम्प्रे सीरीज। ये अपनी क्या होती है मेरे बच्चे? ये अपनी क्या होती है मेरे बच्चे? ये होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। यहां पे अपने को कौन कौन सी सीरीज देखने मिली? यहां हमको लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फुंड हम्प्रे सीरीज देखने मिली। प्लीज नोट डाउन करें। इसको याद रखने का तरीका बड़ा प्यारा होता है। ला, बहु, पानी, बाराती, फन में प्रे करें, बाराती फन में प्रे करें। जल्दी आ जाइए। ला, बहु, पानी, बाराती, फन में प्रे करें। जल्दी आइए।
ला बहू पानी बाराती फन में प्रे करें। बोलो क्लियर है? बढ़ जाएं आगे। चलिए, अब ये पूछा जाता है कि दो के बीच का एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है। दो के बीच का एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है? तो एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है? 13.6 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है कि दो लाइन के बीच में जब इलेक्ट्रॉन गिर रहा है तो एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है। या सर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और अगर इसको जूल में निकालेंगे तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी कितना देखने मिलेगा? 2.18 इंटू 10⁻⁻18। मैंने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देना, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, क्या बोल रहा हूं, हमेशा याद रखना n1 हमेशा कम होता है, n2 हमेशा ज्यादा होता है, n2 हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है। अब कोई भी पूछे किसी ट्रांजिशन के दौरान, मान लीजिए n1 ब्ला ब्ला दिया 6, n2 दिया 6, n1 दिया 3, पूछे नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी, नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी, तो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ये नंबर ऑफ लाइंस निकालने का फॉर्मूला होता है, ये नंबर ऑफ लाइंस निकालने का फॉर्मूला होता है। आइए जी बेटा, सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट आपको 1 घंटे में मिल जाएंगे। सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट आपको 1 घंटे में मिल जाएंगे। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? चलिए, ये अपना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हुआ। अब आता है अपना डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन ये क्या कहती है? इसे इक्वेशन भी कह सकते हो, हाइपोथेसिस भी कह सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसे हाइपोथेसिस भी कह सकते हो, हाइपोथेसिस भी कह सकते हो। कंसेप्ट समझना क्या है। ये कहते हैं, डी ब्रॉगली साहब कहते हैं, चाहे आप स्टोन ले लो, चाहे आप इलेक्ट्रॉन ले लो, चाहे आप प्रोटॉन ले लो, चाहे आप न्यूट्रॉन ले लो, चाहे बॉल ले लो, सबके साथ, सारे पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। वेव एसोसिएटेड होती है। बोलो क्या होती है? एक वेव एसोसिएटेड होती है, जिसे हम नाम देते हैं मैटर वेव। तो कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव किसने दिया? डी ब्रॉगली साहब ने दिया। बोलो किसने दिया? डी ब्रॉगली साहब ने दिया। वो क्या नाम देते हैं? एक मैटर वेव, सॉरी, हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है जिसे मैटर वेव कहते हैं। और इस मैटर वेव की वेवलेंथ निकालने पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ध्यान देना जी, ये क्या होता है? या तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, जहां पे p क्या है? मोमेंटम है। जहां पे p क्या है? मोमेंटम है। और h क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। h क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपको पता है 6.6 इंटू प्लांक्स कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। अब मोमेंटम किसके बराबर होता है सर? मोमेंटम किसके बराबर होता है? mv के बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी के बराबर। ये रख सकते हो। या सर आप यहां पे क्या रख सकते हो सर? अगर k मतलब काइनेटिक एनर्जी के टर्म में पूछे तो के ई क्या है? यहां पे काइनेटिक एनर्जी है। एंड m क्या है? मास है पार्टिकल का, मास है पार्टिकल का। एक और फॉर्मूला हो सकता है। दूसरा वोल्टेज के टर्म में बोले तो v क्या है? वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है। और q क्या है? चार्ज है अपना। q क्या है? अपना चार्ज है। q क्या है? अपना चार्ज है। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? फॉर इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो याद रखना 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ कैपिटल V एंगस्ट्रॉम पाया जाता है। एंगस्ट्रॉम पाया जाता है। जल्दी आइए, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए कभी पूछ ले, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए कभी पूछ ले। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये डी ब्रॉगली इक्वेशन है अपनी। बोलो कौन सी इक्वेशन है? डी ब्रॉगली इक्वेशन है। बोलो कौन सी इक्वेशन है? डी ब्रॉगली इक्वेशन है। नाउ सर अगला, अब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ बढ़ चुके हैं। ठीक है, उसमें आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? सारे कंसेप्ट देखते चले, यहीं से क्वेश्चन उठेंगे। ये क्या कहता है? द एट अ सेम टाइम एग्जैक्ट पोजीशन एंड, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइन। आप एक ही टाइम पे पोजीशन और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अगर वो कहता है डेल एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है। ठीक है, डेल पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, इन मोमेंटम है,
मोमेंटम है। तो सर डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होगा। और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास तो कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी चेंज होती है। तो एक और अपना फॉर्मूला आया, डेल एक्स डॉट डेल वी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। हमेशा ज्यादा होगा या बराबर होगा, कभी कम नहीं होगा, ठीक है। और अगर चेंज इन एनर्जी के टर्म में पूछा तो डेल ई डॉट डेल टी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर डालो, ठीक है। दूसरा इसका इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट, ओनली एप्लीकेबल ऑन, ये सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होता है? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन पे क्वेश्चन, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, ये सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होता है? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये किसके बारे में बताता है? ट्रेजेक्ट्री या पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। ट्रेजेक्टरी और पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। बस याद कर डालो बेटा, ये माइंड मैप है, ठीक है। यहां पे डिटेल में अपन नहीं जा सकते। दिस इज अ माइंड मैप, ठीक है। दिस इज अ माइंड मैप, हम यहां डिटेल में नहीं जा सकते। दिस इज अ माइंड मैप, हम यहां डिटेल में नहीं जा सकते। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अगला, अगला श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। और हम आगे बढ़े। देखो यार, ये सारे एटम के स्ट्रक्चर को बताने के लिए है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी लोगों ने कहा कि उसका एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम पता नहीं कर सकते, तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन बोलता है, मैं बताने की कोशिश करता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ये कहता है आप 3 डायमेंशन में देख सकते हो। बोलो कितने डायमेंशन में देख सकते हो? 3 डायमेंशन में देख सकते हो। कौन कौन से डायमेंशन है सर? वो एक्स डायमेंशन में, वाई डायमेंशन में और जेड डायमेंशन में, ठीक है। अगर वो कहता है मैं प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं साई स्क्वायर से। साई स्क्वायर क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वो कहता है जहां पे साई स्क्वायर मैक्सिमम होता है, ध्यान देना जी, उसे नाम देते हैं ऑर्बिटल, उसे नाम देते हैं ऑर्बिटल। और वो कहता है जहां पे साई स्क्वायर 0 होता है, जहां पे पाए जाने के इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, उसे हम नाम देते हैं नोड, नोड। यही क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, यही क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर। और उन्होंने एक इक्वेशन दी, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। अब इसको उन्होंने कहा कि मैं इसको प्रोबेबिलिटी जो है इसको 3 डायमेंशन में दिखाता हूं, डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस के अराउंड, ये वाई एक्सिस के अराउंड और ये जेड एक्सिस के अराउंड। इलेक्ट्रॉन को वो कहता हम 3 डायमेंशन में देखने की कोशिश करते हैं अगर उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं चल रही है। और सेम वही 8 स्क्वायर पाई एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। यह है अपनी श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। क्या है? श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। बोलो क्या है? श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है। डन 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 डन, प्लीज नोट डाउन कर लो। चलिए अगला कंसेप्ट देखना, अगला कंसेप्ट देखना, अगला कंसेप्ट देखना। अगला कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वांटम नंबर्स। बोलो क्या दिखाने जा रहा हूं? क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर हमको क्या बताता है? ये हमको बताता है एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने क्वांटम नंबर हमको देखने हैं? ये हमको 4 लेवल पे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस हम देखते हैं, 4 लेवल पे देखते हैं। ध्यान देना जी, सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, ठीक है। ये हमें किसके बारे में बताता है? एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, ये ऑर्बिट के बारे में बताता है, या शेल के बारे में बताता है, ठीक है। यह हमें किसके बारे में बताता है? नंबर ऑफ शेल के बारे में बताता है, नंबर ऑफ शेल के बारे में बताता है, ठीक है। ध्यान देना, ध्यान देना, ये देखो, ये इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहता है नंबर ऑफ शेल कितने होते हैं? नंबर ऑफ शेल कितने होते हैं? 1 से लेके इनफाइनाइट तक पाए जाते हैं। बोलो कितने पाए जाते हैं? 1 से लेके इनफाइनाइट तक पाए जाते हैं। ये है अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ध्यान देना, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, बाकी आप एनर्जी के फॉर्मूले देख चुके हो, एनर्जी कितना होता है, ठीक है।
दूसरा सर, ठीक है, ये साइज के बारे में भी बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिट के बारे में भी बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिट के बारे में भी बताता है, एनर्जी, साइज, रेडियस, सबका फॉर्मूला पता है। ये एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बताता है, एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बताता है। आपको पता है कितना होता है, mvr इज इक्वल टू NH/2π, NH/2π, ये सारा हम देख चुके हैं। दूसरा सर, दूसरा हमको याद रखना है सर, जैसे मेरे एड्रेस को 4 लेवल पे जान सकते हो कि अनुराग सर इंडिया में रहते हैं, इंडिया में दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, सॉरी अभी तो दिल्ली में रहने लग गया, चलो तो मैं बता रहा हूं। अनुराग सर एशिया में रहते हैं, एशिया में इंडिया में रहते हैं, इंडिया में दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के पास गुड़गांव में रहते हैं। 4 लेवल पे पता है, वैसे ही इसके लेवल, इसके एड्रेस को भी 4 लेवल पे बताता है। ऑर्बिट देख लिया। दूसरा सर एजीमुथल क्वांटम नंबर, दूसरा क्या है सर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसी को बोलते हैं सब्सिडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, और इसी को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, मोमेंटम क्वांटम नंबर। ध्यान देना जी कहानी क्या है, ध्यान देना जी कहानी क्या है। ये हमें क्या बताता है कि शेल के अंदर भी सबशेल पाए जाते हैं। जैसे एशिया के अंदर बहुत सारी कंट्री, अपन इंडिया में रहते हैं, तो ये बोलता है नंबर ऑफ सबशेल इन शेल, इन शेल, या नंबर ऑफ सब ऑर्बिट इन ऑर्बिट, इन ऑर्बिट। ध्यान देना, ध्यान देना जी, ध्यान देना जी। एग्जांपल के तौर पे वो कहता है कि अगर n शेल है, अगर मैं इधर लिख रहा हूं शेल n है, तो कहता सब शेल भी n होंगी, सब शेल भी कितनी होंगी, n ही होंगी। अगर एक शेल है तो सब शेल भी 1 होगी, उसको 1s से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर 2 शेल हैं तो सब शेल भी 2 होंगी, उसे 2s और 2p से रिप्रेजेंट करेंगे। इसीलिए कभी 1p नहीं बनता। वो कहता है शेल अगर 3 है तो सब शेल भी 3 होंगी, 3s, 3p और 3d। यस सर। और वो कहता है अगर शेल 4 है तो सब शेल भी 4 ही होंगी, 4s, 4p, 4d और 4f। ये सर, बिल्कुल सर। जितनी शेल उतनी ही सबशेल पाई जाती हैं, जितनी शेल उतनी ही सबशेल पाई जाती हैं सर, जितनी शेल उतनी ही सबशेल पाई जाती हैं सर। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। जितनी शेल उतनी ही सबशेल पाई जाती हैं सर, क्लियर है, बोलो क्लियर है, सीधी बात, नो बकवास। जितनी शेल उतनी ही सबशेल पाई जाती हैं। बोलो डंडन डंडन। कभी आपसे बोले कोई 3f क्यों नहीं बनता, तो बोलना भैया 3 शेल है तो 3 ही सबशेल होंगी, 3s, 3p और 3d। डंडन डंडन। चलो दूसरा सर, दूसरा सर, आप n के बारे, हाँ, अब इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, एजीमुथल क्वांटम नंबर को l से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, l से रिप्रेजेंट करते हैं, l से। तो n और l का सहारा लेके आप सबशेल नोटेशन कर सकते हो, सब शेल का नोटेशन कर सकते हो, सब शेल का नोटेशन कर सकते हो। बोलो किसका नोटेशन कर सकते हो, सब शेल का नोटेशन। मैं इधर लिख रहा हूं n, इधर लिख रहा हूं l और इधर लिख रहा हूं सब शेल, सब शेल का नोटेशन। ध्यान देना जी, कैसे कैसे कर सकते हो सब शेल का नोटेशन। n1 lg, हाँ, उसके लिए वैल्यू ऑफ l पता होना चाहिए, तो ध्यान दो, वैल्यू ऑफ l अलग अलग सब शेल होती हैं, s, p, d, f। इधर वैल्यू ऑफ l मैं लिख रहा हूं, वैल्यू ऑफ l मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना। ध्यान देना, अगर s सबशेल है, वैल्यू 0, 1, 2, 3। अब मैं इसके बेसिस पे n की वैल्यू पता चल चुकी, n से लेके इनफाइनाइट तक l की वैल्यू पता चल चुकी। अब मैं करूंगा सब शेल का नोटेशन, सब शेल नोटेशन, सब शेल का नोटेशन। ध्यान देना, मैंने इधर लिखा n, इधर लिखा l और इधर लिखा सब शेल, सब शेल। ठीक है, मैंने इधर लिखा n, इधर लिखा l और इधर लिखा सब शेल। ध्यान देना जी। ठीक है, चलो, अगर n मेरे पास, अगर n मेरे पास कितना है 1 और l 0 है, तो 1s सब शेल। देखो 1 और s, ठीक है। अगर n 1 है ये, और ये सॉरी ये 2 है और ये 0 है, तो ये 2 और 0 किसके लिए होता है, 0 किसके लिए होता है, s के लिए, 2s। अगर 3 है और 0 है तो 3s। ऐसे सब शेल का नोटेशन कर सकते हो। 2 है 1 है तो 2p, ठीक है, 2 है 1 है तो 2p। ध्यान देना, ठीक है। इधर आपने लिखा 3 है और 2 है तो 3d, ठीक है। आपने इधर फिर बोला 4 है और इधर 3 है तो 4f। इस तरीके से आप सब शेल का नोटेशन कर सकते हो। n का यूज, n जो होगा इधर आएगा, और 0, 1, 2, 3 ये है तो इधर उसके लिए s की सॉरी l की वैल्यू आ जाएगी। बोलो क्लियर है। दिस इज सब शेल नोटेशन, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर सब शेल नोटेशन। क्लियर है, प्लीज नोटिस करो, प्लीज नोटिस करो। अब ध्यान देना, अगर मैंने इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कहा है, बोलो क्या कहा है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कहा है,
तो ये एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बताता है इन सब शेल। एंगुलर मोमेंटम इन सब शेल, एंगुलर मोमेंटम इन सब शेल वो किसके बराबर होता है? mvr इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ l प्लस 1, ठीक है, h अपॉन 2 पाई। इस तरीके से आप एंगुलर मोमेंटम भी पता कर सकते हो, इस तरीके से आप एंगुलर मोमेंटम भी पता कर सकते हो। चलो s के लिए निकालते हैं। फॉर s सब शेल, ठीक है, l की वैल्यू कितनी है? 0, तो 0 इंटू 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा? h अपॉन 2 पाई कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 0 आ जाएगा। आप p के लिए भी निकाल सकते हो। फॉर p अंडर रूट ऑफ l 1 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई मतलब रूट 2 h अपॉन 2 पाई, या इसी को आप h बाय रूट 2 पाई भी बोल सकते हो, h बाय रूट 2 पाई भी बोल सकते हो, रूट 2 बाय 2 कर दिया। तो इसी तरीके से आप d के लिए भी निकाल सकते हो। फॉर d कैसे निकालोगे? अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, ये किसके बराबर हो गया? रूट 6 h अपॉन 2 पाई के। इसी तरीके से आप f के लिए भी निकाल सकते हो, फॉर f कैसे निकालोगे? अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई मतलब क्या हो गया? रूट 12 h अपॉन 2 पाई। बोलो डंडना डंडन, ठीक है। और ये क्या बताता है? ये शेप के बारे में भी बताता है, शेप ऑफ सब ऑर्बिट। ध्यान देना, s का शेप कैसा होता है? s फॉर स्फेरिकल, s का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। p का कैसा होता है? डंबल, d का कैसा होता है? d फॉर डबल डंबल। f का कैसा होता है? f का होता है डिफ्यूज, डिफ्यूज मतलब एकदम फैला हुआ। ये देखो, ये सारा हमको कौन बताता है? आजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है। प्लीज नोट डाउन करो बेबी, नोट डाउन, जल्दी नोट डाउन करो रे। बोलो क्लियर है क्या? चलिए अगला, तीसरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तीसरी है अपनी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसी को नाम देते हैं ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, ये हमको क्या बताता है? ये हमको बताता है कि यार नंबर ऑफ ऑर्बिटल, देखो ऑर्बिट और ऑर्बिटल सेम नहीं होते बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल कितने होते हैं? देखो ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसी सब शेल में कितने होते हैं कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। ध्यान देना जी। अगर मैंने इधर लिखा सब ऑर्बिट, इधर मैं लिख रहा हूं सब ऑर्बिट, और उसके कितने ऑर्बिटल पाए जाते हैं, उसमें कितने ऑर्बिटल पाए जाते हैं, तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2l + 1। वही ऑर्बिटल और वही ओरिएंटेशन कहलाते हैं। सब ऑर्बिट मैंने s, p, d और f निकाल दिया, ठीक है। ऑर्बिटल निकालो, 2 × 0, l की वैल्यू कितनी होती है इसके लिए? 0 + 1, ठीक है, कितना आया? 1, ठीक है, मतलब इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है। p में 2 × 1 + 1, ठीक है, 3, इसमें कितने ऑर्बिटल पाए जाते हैं? p में 3 पाए जाते हैं। 2 × 2 + 1 कितना? 5, इसमें कितने ऑर्बिटल पाए जाते हैं? 5 पाए जाते हैं। इधर 2 × 3 + 1 कितना हो गया? 7, f में कितने ऑर्बिटल पाए जाते हैं? 7, 6, 7। ये इस तरीके से आप क्या पता कर सकते हैं मेरे बच्चे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब ऑर्बिट, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब ऑर्बिट पता कर सकते हैं। अब वैल्यू ऑफ m देखना, क्या देखना? वैल्यू ऑफ m देखना, ठीक है। फॉर s कितनी होती है? 0। फॉर p के लिए कितनी होती है? ध्यान देना, p में 3 पाए जाते हैं। p में कितने पाए जाते हैं? 3। देखो नंबर लाइन अगर आपको याद है तो एक के लिए 0, एक साइड -1, एक साइड +1, +1 dx के लिए, +1 px के लिए होती है, -1 किसके लिए होती है मेरे बच्चे? py के लिए होती है, और ये 0 किसके लिए होती है? pz के लिए होती है। हमेशा z जब भी आएगा 0 मान लेना। और ये क्या प्लस जैसा दिख रहा है, तो इसको याद रखने का तरीका +1, ठीक है। फॉर d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 होते हैं, सॉरी 6 लिख दिया मैंने। तो एक साइड लिखो 0, एक साइड -1, एक साइड -2, एक साइड +1, एक साइड +2। तो देखो इसको याद रखने का तरीका -2, -1, +1, +2 और 0 किसके लिए होता है? dz² के लिए। अब इधर ध्यान देना,
ये -2 dxy के लिए, ये dy के लिए, dxz के लिए, और ये dx² y² के लिए, dx² y² के लिए। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। और फॉर f ध्यान देना, वैल्यू कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7, इधर मैंने माना 0, इधर -3 -2 -1 +1 +2 और ये हो गया +3। बोलो डंडना डंडन, ये हो गई वैल्यू ऑफ m। क्या हो गई? वैल्यू ऑफ m। ठीक है, ये हो गई अपनी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बोलो क्या हो गई? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर है बेटा? एक वीडियो में मैंने पूरी सारी कहानी निपटा दी। अगला लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। अब ध्यान देना, आपको इलेक्ट्रॉन का एड्रेस मिल गया। स्पिन क्वांटम नंबर ये क्या बताता है? एन ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट स्पिन। ये कौन बता रहा है अपने को? स्पिन क्वांटम नंबर बता रहा है, इन अपोजिट स्पिन। ध्यान देना जी, ध्यान देना जी। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनकी स्पिन अपोजिट होती है। अगर इसकी स्पिन आपने बोल दी +½ है, तो इसकी स्पिन कितनी होगी मेरे बच्चे? -½ होगी। बोलो क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान देना, अगर आपके पास नंबर ऑफ शेल या ऑर्बिट n दिया है और कोई आपसे पूछे नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देना n²। ठीक है, आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ, अगर ये नंबर ऑफ शेल n दिया है, नंबर ऑफ सबशेल कितने होंगे, सबशेल कितने होंगे, तो आप लगा देना फॉर्मूला डायरेक्ट n। जितनी ऑर्बिट होते हैं उतने ही सबशेल होते हैं। ठीक है, ठीक है। और कोई आपसे पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 2n²। ठीक है, चलो अगर आपके पास ऑर्बिटल दिया है, सॉरी, अगर आपके पास सब ऑर्बिट दिया है, ठीक है, और आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालो, आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? 2l+1 का। और आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 2 × 2l+1 का फॉर्मूला लगा देते हो, ये 4l+2 हो जाता है। आप PYQ सॉल्व करना, आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा, बोलो क्लियर है? जल्दी से इतना नोट डाउन कर लो। फिर आगे बढ़ता हूं। कर लिया नोट डाउन? बढ़े आगे, बढ़ जाएं आगे। चलो चलो, अब रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना, रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना। सबसे पहला पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पहला अपन देखने जा रहे हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये हमको क्या कहता है? ठीक है, नो टू इलेक्ट्रॉन can have same all set of 4 क्वांटम नंबर। किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती, समझना। इफ n l और m इज सेम, अगर ये तीनों सेम हो गई, then s must be different। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 3s लिया, ध्यान देना, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल सर। ठीक है, अगर इसके लिए n3 है, l कितना है मेरे बच्चे? s के लिए 0 होता है, m कितना होता है? 0 होता है, तो एक के लिए स्पिन +½ होगी। इधर देखो n3 है, l0 है, m0 है, बिल्कुल सही सर, लेकिन एक का स्पिन -½ होगा। ये है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। प्लीज नोट डाउन करो एकदम बेटा, पूरा माइंड मैप बताते चल रहा हूं, पूरा माइंड मैप बताते हुए चल रहा हूं। चलो, दूसरा रूल ध्यान देना, दूसरा हुंड्स
दूसरा है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये हमको क्या बताता है? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख रहा हूं और यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। इट डील्स विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीजेनरेट ऑर्बिटल। ये हमको क्या कहता है? ठीक है, फर्स्टली सिंगल इलेक्ट्रॉन विल फिल in parallel spin in orbital, then pairing will start, उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल पी में अगर इलेक्ट्रॉन भरना है, पहले एक फिर ये और फिर ये जाएगा, ये सही है। अगर किसी ने ये बोल दिया कि पहले एक गया फिर दूसरा गया और तीसरा ऐसा चला गया, ये हो ही नहीं सकता। किसी ने ऐसा भर दिया एक फिर ये दूसरा और ये फिर तीसरा, ये भी नहीं हो सकता। पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होगी। ये हुंड्स रूल है। ये क्या है? हुंड्स रूल है। ठीक है, चलो एक और कंसेप्ट यहीं पे बता रहा हूं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल। ये नोट जिसने पढ़ लिया वो तहलका मचा देगा। ये मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस कह रहा है। बेटा इतना जोर से चीख के पढ़ा रहा हूं, इतने साल का एक्सपीरियंस कह रहा है कि ये नोट जिसने पढ़ लिया वो तहलका मचा देगा। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल। अगर आप देखते हैं कि ये जो ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होते हैं, ये जो ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होते हैं और ये जो ऑर्बिटल फुली फिल्ड होते हैं, ठीक है, हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। ये कैसे होते हैं? एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। किस वजह से सर? सिमेट्री की वजह से और किस वजह से सर? एनर्जी एक्सचेंज की वजह से। जल्दी आइए सर, सिमेट्री की वजह से और किस वजह से सर? एनर्जी एक्सचेंज की वजह से। चलिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया था नोड्स के बारे में। नोड क्या होती है? जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो। तो मैं आपको बता रहा हूं नोड क्या होती है मेरे बच्चे? जहां पे फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 हो। फाइंडिंग या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना देखने मिले? 0 देखना मिले। नोड दो तरीके की होती है। एक होती है रेडियल नोड। कोई आपसे कभी पूछे रेडियल नोड कैसे निकालते हैं, तो आप फॉर्मूला लगाना n-l-1, जहां पे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर। और दूसरी होती है एंगुलर नोड मेरे बच्चे, एंगुलर नोड निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट l होता है। और कोई आपसे तीसरा फॉर्मूला पूछ ले टोटल नोड कैसे निकालेंगे, तो दोनों को सम कर देना, आपको मिल जाएगा कितना? टोटल नोड निकालने का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा n-1। ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, दोनों को सम करोगे तो ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, प्लीज निकाल लो, प्लीज नोट डाउन कर लो। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मैंने पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको करा दिया। ठीक है, अब इस वीडियो को लोगों तक शेयर करो, और मुझे बस कमेंट बॉक्स में बताओ कि कहानी में मजा आया या नहीं। अगर कहानी में मजा आ गया तो मेरे पढ़ाना बेटा एकदम सफल है। आप लोगों की तैयारी के लिए हम नई मेहनत कर रहे हैं, नए आयाम ला रहे हैं, नए डायमेंशन ला रहे हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सके। बहुत लोग तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन हम लोग आपके लिए जैसे दिन रात लग के अलग अलग निःशुल्क बैच हमने कंप्लीट करा। ठीक है, अलग अलग वैरायटी की चीजें कर रहे हैं मेरे बच्चे, ताकि 60, 70, 80 मिनट में वीडियो ला सकें आप लोगों के लिए। बहुत मेहनत लगती है यार कॉन्स्टेंट पढ़ाने में, इनमें एक बार में शूट करने में, ठीक है, कंसेप्ट को प्रिसाइज करने में। लेकिन इतने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूं कि इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, निःशुल्क बैच पूरा डिटेल में हमारे पास रखा हुआ है। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आज की कहानी में मजा आया या नहीं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।